अब देखो जो आगे का पार्ट है अम्ल और भस्म, इंपोर्टेंट पार्ट। वैसे देखो परवल अम्ल और परवल भस्म ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं, लेकिन यहाँ पर जरूरी है जानना क्योंकि इसका उपयोग है। तो पहले जान लेते हैं कि परवल भस्म और परवल अम्ल क्या होता है। तो देखो परवल अम्ल की पहले बात कर लेते हैं हम लोग। तो परवल अम्ल ऐसा होता है जो जल में घुलकर ना, जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से हाइड्रोजन आयन दे देता है। उसमें क्या देता है? पूर्ण रूप से हाइड्रोजन आयन। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अम्ल में क्या होता है, हाइड्रोजन रहता है ना, तो वो आयन यानी धनायन के रूप में क्या होता है, बाहर निकलता है। वही तो आयन विद्युत धारा का चालन करता है। तब तो कहते हैं ना कि अम्ल में क्या होता है, विद्युत धारा का चालन होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें आयन होता है। जब तक आयन नहीं रहेगा तब तक विद्युत धारा का चालन होगा ही नहीं। तो देखो जैसे ये क्या पूर्ण रूप से दे देगा, ये पूर्ण रूप से, थोड़ा भी उसमें बचेगा नहीं। जैसे में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सब क्या है? ये सब प्रबल अम्ल है। वही दुर्बल अम्ल की बात करेंगे तो दुर्बल अम्ल जल में घुलकर ना आंशिक रूप से H+ आयन देगा, यानी पूर्ण रूप से वो बाहर नहीं निकाल दे, थोड़ा बहुत निकालता है। ठीक है, जैसे में ये कार्बोलिक अम्ल जिसको हम लोग बोलते हैं H2CO3, एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये हो गया बोरिक अम्ल, इसको क्या बोलते हैं? बोरिक अम्ल। इस बोरिक अम्ल का उपयोग भी है एंटीसेप्टिक के रूप में। बोरिक अम्ल का कहाँ उपयोग करते हैं? एंटीसेप्टिक। कहीं कट फट जाता है तो ये लगा दिया जाता है वहां पर, तो उससे क्या हो जाता है, मतलब ठीक हो जाता है, वहां का कीटाणु मर जाता है, ताकि हमारे घाव को या कोई भी चीज को वृद्धि न कर सके। इसीलिए याद रखना कि बोरिक अम्ल का एक उपयोग होता है एंटीसेप्टिक के रूप में। हो सकता है पूछ दे एग्जाम में कि बोरिक अम्ल का उपयोग क्या है, तो इसको ध्यान में रखें। तो यही है प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। अब थोड़ा देखो परवल भस्म को हम लोग सुनते हैं। परवल भस्म या क्षार, इसी को हम लोग बोलते हैं परवल क्षार। भस्म या क्षार एक ही होता है, जो जल में घुल जाता है जो भस्म, वही क्षार कहलाता है। पीछे हम लोग जाने थे, नहीं देखा है तो वीडियो जाकर के देख लेना। अब देखो ये जल में घुलकर, यानी भस्म जल में घुलकर क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन जब पूर्ण रूप से दे देगा, पूर्ण रूप से जब दे देगा हाइड्रोजन आयन, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? परवल भस्म। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और भी बहुत है। तो ये क्या हो गया? प्रबल भस्म या प्रबल क्षार। वही दुर्बल भस्म या दुर्बल क्षार की हम लोग बात करेंगे तो जल में घुलकर ये आंशिक रूप से OH- आयन देता है, यानी हाइड्रोक्साइड आयन क्या देता है? आंशिक रूप से, थोड़ा ही मात्रा में। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये आंशिक रूप से आयन देता है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? दुर्बल भस्म। दुर्बल भस्म या दुर्बल क्षार, बात एक ही है। तो परवल अम्ल, दुर्बल अम्ल, परवल भस्म और दुर्बल भस्म, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इससे बस ये थोड़ा बहुत जान लिए। अब देखो एक वैज्ञानिक था सोरेनसन, जिसने विलियन से पता करने के लिए एक स्केल दिया था कि वो अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है। वो एक स्केल दिया था, जिस स्केल का नाम है पीएच स्केल। क्या नाम है उसका? पीएच स्केल। अब देखो जैसे पीएच स्केल किसने दिया था? तो सोरेनसन ने दिया था। किस लिए दिया था? तो H+ आयन मापने के लिए कि कोई भी विलियन में हाइड्रोजन आयन कितना है, यानी वो उसकी अम्लीयता कितनी है, वही मापने के लिए क्या दिया था? पीएच स्केल। अब देखो यहाँ पर हम एक छोटा सा डायग्राम बना दिए पीएच स्केल का, जिसमें देखो अगर ये है कितना, 0 से लेके 14 तक, अगर 0 से लेके 7 तक, यानी 7 से नीचे अगर किस पीएच स्केल पर उस अम्लीय विलियन में मान है पीएच स्केल पर, तो 7 से नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? अम्लीय। क्या बोलते हैं? अम्लीय। और जितना वो नजदीक जाते जाएगा, यानी जितना नीचे जाएगा, 1, जैसे अगर 1 है तो बहुत अधिक अम्लीय होगा, 2 थोड़ा उससे कम, 3 थोड़ा कम, और कम आगे जाते जब 7 तक जाते जाते वो क्या बन जाता है? उदासीन। जो जल जो होता है, जल ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, यानी वो कैसा होता है? उदासीन। यानी जल का पीएच मान कितना? 7। जिस विलियन का पीएच मान 7 होगा वो सारा का सारा क्या होगा? उदासीन विलियन। 7 से नीचे होगा तो अम्लीय, और 7 से ऊपर जितना जाते जाएगा वो क्षार बनते जाएगा, और लवण अंत में मतलब 14 पर जाते। लवण का अक्सर मान 14 होता है पीएच स्केल पर, तो उसको ध्यान रखना। अब देखो ये तो पीएच स्केल था, इसको ध्यान रख लेना कि 0 से 7 के बीच में रहा तो वो हो गया अम्लीय, 7 रहा तो उदासीन, और 7 से 14 के बीच में रहा तो वो भस्म या क्षारीय। अब इसका कुछ उपयोग होता है दैनिक जीवन में।
कहाँ है पीएच स्केल का उपयोग? तो देखो पीएच स्केल का नहीं मतलब पीएच मान का उपयोग। जैसे हम देखो अगर पहला उपयोग हम देखेंगे तो पेट में भी HCl स्रावित होता है कि नहीं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे भोजन को पचाने के लिए उसमें मतलब हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मान 1 रहता है। कितना रहता है? 1। देखो कितना, यानी बहुत ही कहने का मतलब हाई पावर का रहता है। इसलिए वो भोजन, क्योंकि भोजन तो बहुत जटिल होता है ना, इसलिए उसको पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो रहता है उसका मान कितना रहता है? 1 रहता है। इसीलिए वो किसी भी चीज को क्या करता है? आसानी से पचा देता है। और अगर मुंह की बात करेंगे, हमारे मुंह में कितना रहता है? 5.5। अगर उससे कम हुआ ना तो हमारा दांतों का क्षय होने लगता है, जिसको दंताक्षय बोलते हैं। तो देखो इसको ध्यान रखना, इस दांतों का क्या करने लगता है? क्षय करने लगता है। दांत वैसे कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है ना। टोटल कितना होता है? 32। टोटल कितना होता है? एक वयस्क मनुष्य में कितना होता है? 32। 4 प्रकार के कौन कौन प्रकार होता है? एक होता है मतलब भेदक, कतरनक, चौवर्णक और अचौवर्णक, यही सब होता है। मतलब इसको नहीं बताए थे कभी क्या? तो देख लेना वहां पर जाकर के। वैसे देखो तो मुंह में कितना रहता है? 5.5। अगर इससे कम हुआ, यानी कम हुआ मतलब अम्लीय बढ़ेगा। अम्लीय बढ़ेगा तो हमारे दांतों का क्या कर देगा? क्षय कर देगा, जो मतलब हमारे लिए हानिकारक होगा। यानी हम किसी भी चीज को अच्छे से चबा नहीं सकते हैं, जो क्या होगा? हमारे पेट में जाकर अच्छे से पचेगा नहीं और हमारा तबीयत क्या रहेगा? अस्वस्थ रहेगा। तो इसको ध्यान में रखना। मुंह में इसका पीएच मान कितना होना चाहिए? 5.5 अम्ल का मान, ध्यान रखना इसको। अगर तीसरा देखेंगे तो मिट्टी में इसका मान कितना होना चाहिए? तो 7 होना चाहिए। अगर 7 से कम हुआ तो अम्लीय बढ़ेगा। अम्लीय बढ़ेगा तो पेड़ पौधा नष्ट होगा कि नहीं? अम्लीय बढ़ने से। और ज्यादा क्षारीय भी हो जाएगा तो भी हानिकारक, मतलब तो भी नष्ट हो जाएगा। इसीलिए मिट्टी का पीएच मान कितना होना जरूरी है? 7 का। ये सब ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है इसको। अगर देखो और उपयोग होता है इसका, अम्ल के द्वारा धब्बों को दूर किया जा सकता है। धब्बा सबको दूर करते हैं ना जी, बर्तन उर्तन में रहता है, नींबू रगड़ के, यानी तो किसी दूसरे अम्लीय को क्या करते हैं? उस पर रगड़ के। मांसपेशियों में जो दर्द होता है, हम लोग बहुत काम करते हैं, उसमें भी अम्ल के निर्माण से ही होता है। और कौन सा अम्ल निर्माण होता है? लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के कारण क्या होता है? दर्द उत्पन्न होता है। लैक्टिक अम्ल, ध्यान रखना इसको। लैक्टिक अम्ल के कारण क्यों? क्योंकि हम लोग जब काम करते हैं तो ऑक्सीजन हमको भरपूर मात्रा में नहीं मिलता है। जब ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में नहीं मिलता है तो लैक्टिक अम्ल बनता है कि नहीं बनता है? जब श्वसन होता है, श्वसन चैप्टर में बताए थे, देख लेना। इसलिए देखो एक सब एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है, तो इसको ध्यान में रख लेना, ठीक है। अब देखो यहां तक तो था अम्ल और भस्म के गुण, उसका जो भी कुछ उपयोग था वो सारा चीज था। अब थोड़ा आगे देखते हैं लवण, जहां से एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। जितना अम्ल और भस्म से नहीं पूछता है उससे ज्यादा इस सिर्फ लवण से अकेले पूछ देता है। इसलिए इसका, क्योंकि इसमें उपयोग सब है, इसलिए इसको ध्यान दो। वैसे देखो लवण को हम लोग बहुत पहले ही जान लिए हैं कि जब अम्ल और भस्म विक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, सबको पता है। कितना बार पीछे वाले चैप्टर में भी, इससे पीछे वाले चैप्टर में भी देखे थे हम लोग। तो देखो अगर हम इसमें उपयोग पढ़ेंगे तो सबसे पहला लवण है सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड जो होता है ना, इसका सूत्र होता है NaCl। इसे हम लोग साधारण नमक भी कहते हैं, ध्यान रखना इसको। इसका सूत्र NaCl, सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक, इसको ही कहते हैं। अब देखो ये जो बनाया जाता है लगभग 95%, कितना परसेंट? 95% समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है ये सोडियम क्लोराइड, यानी साधारण नमक। समुद्री जल से कितना? 95%। और एक काला सेंधा नमक होता है जो जमीन खोद कर निकाला जाता है, ठीक है, ये जमीन के अंदर रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग काला सेंधा नमक। और देखो नमक में देखो आयोडीन युक्त नमक नहीं रहता है। हम लोग जानते हैं कि आयोडीन के कमी से क्या होता है? घेगा रोग होता है ना, उसको याद रखना। देखो इसीलिए नमक जो हम लोग निकालते हैं तो उसको आयोडीन युक्त करने के लिए उसमें हम लोग पोटेशियम आयोडाइड या KI ये दोनों मिला देते हैं, ठीक है। तो इसको हाँ KiO3 और KI ये दोनों मिला करके इसको क्या बना दिया जाता है? आयोडीन युक्त, जो हमें घेघा रोग होने से क्या करता है?
बचाता है। थायरोक्सिन हार्मोन के कमी से होता है ना, बताए थे हार्मोन वाले चैप्टर में, थायरोक्सिन हार्मोन जो निकलता है थायराइड ग्रंथि से, उसी के, हाँ, तो उसी के वजह से होता है। उसको ध्यान रखना, देख लेना, बायोलॉजी चैप्टर में पूरे बता दिए हैं। अब देखो, अगर हम इसका उपयोग की बात करेंगे, सोडियम क्लोराइड के उपयोग की बात करेंगे, तो सोडियम क्लोराइड का उपयोग कहाँ कहाँ होता था? साबुन बनाने में, कहाँ उपयोग किया जाता है? साबुन बनाने में। अचार के परिरक्षक के रूप में, अचार में भी उसको यूज किया जाता है ताकि अच्छा अचार क्या रहे, सुरक्षित रहे। हाँ, तो इसको ध्यान रखना, इसका उपयोग सब है, उपयोग सब पूछ सकता है। और कहाँ उपयोग किया जाता है? तो उद्योग में। कहाँ पर? उद्योगों में, क्लोरीन बनाने में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में, ये सोडियम कार्बोनेट बनाने में, ये सब बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? इस NaCl। अरे जहां जहां सोडियम रहेगा ना, जहां जहां क्लोरीन रहेगा, समझो इसका उपयोग होगा ही। चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट, उसमें भी NaHCO3 Na है, इसमें सब में देखो ना, किसी में Cl होगा तो किसी में Na होगा। जहां जहां ये होगा, यहाँ इसका क्या होगा? उपयोग किया जाएगा। बस एक टेक्निक याद रखो, ठीक है। तो ये था सोडियम क्लोराइड का मतलब उपयोग, उसके बारे में सूत्र, कहाँ कहाँ से कैसे प्राप्त होता है, ये सबको ध्यान रखो। ये सब ऑब्जेक्टिव सब, उपयोग भी पूछ सकता है 1-2 मार्क में, तो ध्यान रखना। दूसरा जो मुख्य लवण है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कास्टिक सोडा भी कहते हैं। ध्यान रखना, पूछ सकता है सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा का सूत्र बताइए। तो देखो, कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH, या इसी को सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हम लोग बोलते हैं। तो इसको ध्यान रखना, ये सब सूत्र सब है, ये सब पूछ सकता है। इसको प्राप्त किया जाता है क्लोर-एल्कली विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? क्लोर-एल्कली विधि द्वारा। तो हम यहाँ नहीं बताएंगे क्लोर-एल्कली विधि, क्योंकि सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड आता है। देख लेना किताब में, अगर वैसे पढ़ा दिए हैं चैप्टर में अच्छे से। बस यहाँ पर हम बस बताए कि पूरा डिटेल नहीं बताएंगे, इसीलिए इसको ध्यान रखना। किस विधि द्वारा? क्लोर-एल्कली विधि द्वारा। अब देखो, इसका अगर उपयोग की बात करेंगे तो ये इसका उपयोग साबुन या अपमार्जक बनाने में भी किया जाता है, जो धब्बा उब्बा को साफ करने के लिए यूज किया जाता है। कागज बनाने में भी इसी का उपयोग होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। अभिकर्मक के रूप में भी, अभिकर्मक मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है ना, उसको तेज या स्लो करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इसको ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सब है ये सब, ठीक है। अब देखो, इससे जब इसको बनाते हैं ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हम लोग बनाते हैं तो उस समय क्लोरीन गैस निकलता है। समझ गया? क्या निकलता है? क्लोरीन गैस, जिसका भी उपयोग है। तो क्लोरीन गैस का उपयोग जो होता है ना, कपड़ों या कागजों को विरंजित करने में, रंगने में उसका उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना इसको, क्लोरीन गैस का उपयोग कपड़ों कागजों को रंगने में, विरंजित करने में। कीटाणुनाशक के रूप में, अगर जल का शुद्धिकरण जब हम करते हैं ना, तो इसको मिलाने पर, यानी क्लोरीन गैस से होकर जब उसको प्रवाहित किया जाता है तो उसका सारा कीटाणु क्या होता है? मर जाता है। इसलिए इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? कीटाणुनाशक के रूप में। और विरंजक चूर्ण बनाने में, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी में, विरंजक चूर्ण बनाने में भी किसका उपयोग किया जाता है? क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। तो देखो, ये सब टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट था, समझ गया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो थोड़ा अगले पार्ट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो, जो अगला पार्ट कुछ बचा था ना, ये है तीसरा। इसका जो इंपॉर्टेंट लवण है उसको हम लोग क्या कहेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम है इसका? सोडियम बाइकार्बोनेट। जो सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। इसका देखो, इसको खाने का सोडा इसके नाम से भी जानते हैं। इसका सूत्र देखेंगे तो NaHCO3, यही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसलिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। H को बाय बोला जाता है, इसलिए सोडियम बाय कार्बोनेट। इसे से सूत्र सबको पढ़ना सीखो, ठीक है। अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा इसको क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है, प्रयोगशाला में बनाया जाता है इसको, ठीक है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, सबको ध्यान रखना, ठीक है। NaHCO3 को क्या कहेंगे? खाने का सोडा। इसी को क्या कहेंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी को क्या कहेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको किस चीज से तैयार किया जाता है? सोडियम अमोनिया सोडा या साल्वे विधि द्वारा तैयार किया जाता है। कोई दिक्कत? अब देखो, इसका उपयोग की अगर हम बात करेंगे, उपयोग तो बेकिंग पाउडर, नाम सुना होगा बेकिंग पाउडर का, जिसको हम लोग खाने, देखो बेकिंग पाउडर में 2 चीज रहता है, एक तो खाने का सोडा रहता है मिलाया हुआ, और साथ में टार्टरिक अम्ल भी रहता है। अगर टार्टरिक अम्ल नहीं मिलाएंगे ना बेकिंग पाउडर में तो तीतापन लगेगा,
वो अच्छा नहीं लगेगा खाने में, इसलिए उसके साथ क्या मिलाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल। इन्हीं दोनों का मिश्रण क्या रहता है, बेकिंग पाउडर। देखो एंटासिड के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। एंटासिड मतलब एसिड को काटने के लिए, क्योंकि ये सोडियम बाइकार्बोनेट तो क्या हो गया, भस्म हो गया ना, इसीलिए अम्ल को काटने के लिए एंटासिड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे देखो इनो का नाम तो सब सुना होगा, पेट में जब गड़बड़ हो जाता है, गर्मी हो जाता है, तो हम लोग क्या पीते हैं, इनो पीते हैं। इनो जो पीते हैं उसमें देखो क्या क्या रहता है, सोडियम बाइकार्बोनेट यही, और साथ में सिट्रिक अम्ल भी रहता है। अगर सिट्रिक अम्ल नहीं मिलाया जाएगा इस इनो अम्ल में ना, सॉरी इनो में, तो तीतापन लगेगा तुमको, वो मीठा मीठा जो ऑरेंजी टाइप लगता है वो लगवे नहीं करेगा, तो समझ गया। तो ये सिट्रिक अम्ल इसलिए इसमें मिलाया जाता है इनो लवण में। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो और एक जगह उपयोग होता है, देखो तो अग्निशामक यंत्रों में क्या होता है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है, ठीक है। देखो ये एक मतलब बेलन जैसा क्या रहता है, डब्बा रहता है, ठीक है। दो उसमें अलग अलग बीच में एक पट्टी रहता है जो दोनों को क्या करता है, अलग रखे रहता है। और वो जो भुंडी रहता है ना ऊपर से लगा हुआ, वही भुंडी को जब मारा जाता है ना उस पर, तो वो टूटता है। जब ये वो टूट जाता है, बीच का दीवार क्या हो जाता है, टूट जाता है, जिस वजह से क्या होता है, दोनों आपस में मिल जाता है। देखो अग्निशामक यंत्रों में दोनों अलग अलग रहता है, लेकिन जब कहीं भी आग उग लगता है ना, तो उसको क्या किया जाता है, पटकने पर, भुंडी के तरफ से पटकने पर क्या हो जाता है, उसका जो छिद्र होता है ना वो बन जाता है। छिद्र के द्वारा वो दोनों आपस में क्या होता है, मिलता है। जब दोनों आपस में मिलता है तो अभिक्रिया करके ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। उसको चैप्टर में बताए थे पूरे डिटेल से। तो बस अभी इतना जान लो कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट और ये सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों अभी मिश्रण करके, यानी अभिक्रिया जब इन दोनों को होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग को बुझाने में क्या करता है, काम आता है। यानी इसीलिए आग क्या हो जाता है, बुझ जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाने का काम करता है, जबकि ऑक्सीजन आग लगाने का काम करता है, ठीक है। अब देखो और इसका उपयोग देखेंगे तो खस्ता बनाने में, भोजन में जो खस्ता भुरभुरा टाइप रहता है ना, वो बनाने में क्या किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग। साथ में खाना को अगर जल्दी बनाना हो तो वो मिला दो, क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो भी खाना जल्दी बन जाएगा, कोई दिक्कत। तो देखो ये बेकिंग पाउडर यानी इसका सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या है, ये उपयोग है। ध्यान रखना कहाँ कहाँ उपयोग होता है, सबको अच्छे से देख लेना। अगला जो पॉइंट है, अगला इंपॉर्टेंट लवण, वो है सोडियम कार्बोनेट। ये था सोडियम बाइकार्बोनेट, ये है क्या, सोडियम कार्बोनेट, यानी इसमें H नहीं होगा। इसको धोने का सोडा भी हम लोग कहते हैं, धोने का सोडा। इसका सूत्र देखो Na2CO3 × 10H2O, क्या सूत्र है, Na2CO3 × 10H2O। देखो सोडियम कार्बोनेट होगा। अब देखो इसको तैयार किया जाता है अमोनिया साल्वे विधि द्वारा। इसको किस विधि द्वारा, अमोनिया सोडा या साल्वे विधि, इसको भी वही, दोनों को एक ही जैसे तैयार किया जाता है। तो याद रखना धोने का सोडा का सूत्र Na2CO3 × 10H2O, ये हो गया धोने का सोडा। अब देखो हाँ, खाने के सोडा में बस बीच में H लग जाता है। अब जब देखो धोने के सोडा से जब हम लोग ये H गायब कर देते हैं ना, H नहीं मतलब जल को क्या कर देते हैं, साइड कर देते हैं, तो तब उसको सोडा ऐश कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडा ऐश। सोडा ऐश का सूत्र होता है Na2CO3। देखो ना 10H2O हट गया, यानी बिना जल वाला धोने का सोडा को हम लोग क्या कहते हैं, सोडा ऐश। अब देखो उपयोग की बात करेंगे, किसके उपयोग की, सोडियम कार्बोनेट की, यानी धोने के सोडा की। तो बताओ धोने की सोडा का उपयोग कहाँ होगा, कपड़ों को धोने में किया जाएगा, कपड़ा सबको धोते हैं कि नहीं। दूसरा कांच, कागज, साबुन यानी शीशा, ये सब बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है कांच, कागज और साबुन बनाने में। जल का खारापन दूर करने के लिए, जब जल खारापन हो जाता है ना, यानी अच्छा नहीं लगता है, तब उसको, इसका खारापन जब दूर करना होता है तो हम क्या मिला देते हैं, ये सोडा, ये सोडियम कार्बोनेट यानी धोने का सोडा मिला देने से क्या हो जाता है, वो अच्छा जल हो जाता है, जिसमें कपड़ा उपड़ा अच्छे से धोआ जाता है। अब देखो अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है प्रयोगशाला में, रासायनिक समीकरण को तेजी करने के लिए, या अपना जिस स्थिति में चलाना हो उस स्थिति के लिए। अब देखो जो अगला है इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो सिर्फ हम मेन टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या है, विरंजक चूर्ण।
अब विरंजक चूर्ण का देखो दो सूत्र याद रखना, CaOCl, क्या याद रखेंगे, CaOCl, CaOCl इंटू Cl, इस तरीके से इसको याद रखो, या इसी को CaOCl2, क्योंकि दो ठो Cl है ना, इसलिए इसको डायरेक्ट Cl2 भी हम लोग लिख देते हैं, कोई दिक्कत। किसका सूत्र है, ये विरंजक चूर्ण का सूत्र है। अब देखो ये चूर्ण का गंध या गुण कैसा होता है, तो ये सफेद रहता है, ठीक है, जिससे क्लोरीन जैसा क्या निकलता है, गंध निकलते रहता है इस विरंजक चूर्ण से, समझ गया। देखो इसका उपयोग अगर हम बात करेंगे, उपयोग तो कीटाणुनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। किस रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में। नहीं लाते हो खरीद करके और छींट देते हो अगल बगल जहाँ कचरा रहता है, तो मच्छर माछी सब मर जाता है। कागज एवं कपड़ों को विरंजन करने में, यानी कागज और कपड़ों को रंगने में क्लोरीन का भी उपयोग होता था ना, तो इसी में ना क्लोरीन रहता है। अब देखो क्लोरीन, क्लोरोफॉर्म, ये सब बनाने में भी किसका उपयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण का। क्लोरीन का भी उपयोग क्या था कि विरंजक चूर्ण को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब देखो क्लोरीन को भी बनाने में किसका उपयोग होता है, विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है। तो इस सब को ध्यान रखना एकदम, ये पॉइंट सब पूरे एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगला जो है, और ये अंतिम टॉपिक है इस चैप्टर का, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका एक और नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या नाम है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब देखो अगर सूत्र की बात करेंगे तो CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O। एक और सूत्र है CaSO4 इंटू H2O, ध्यान रखना इसको, CaSO4 इंटू H2O। अब देखो इसका अगर उपयोग की बात करेंगे तो मूर्ति बनाने में, क्या बनाने में, मूर्ति बनाने में, और टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किसका उपयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। हाथ टूट जाता है ना, तो प्लास्टर जो रहता है, प्लास्टर किस चीज का, यही प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है ना, जिसका उपयोग किया जाता है मूर्तियां सब बनाने में। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का मूर्ति रहता है ना, बहुत अच्छा लगता है दिखने में, लाइटिंग रहता है, वो जल्दी टूटता भी नहीं है गिरने से, समझ गया। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये दो उपयोग है। अब देखो यहाँ पर दो ठो सूत्र है जो बहुत ही बार पूछा है, इंपॉर्टेंट ही है। एक जिप्सम का सूत्र है, जिप्सम हम लोग CaSO4 इंटू 2H2O, जिप्सम का क्या है, CaSO4 इंटू 2H2O। जबकि तुतिया जो लग जाता है ना, देखा होगा, तो तुतिया या कॉपर सल्फेट या नीला थोथा, एक के वो है, उसका नाम CuSO4 इंटू 5H2O, यानी नीला, ये नीला रंग रहता है CuSO4 इंटू 5, इसीलिए नीला थोथा भी इसको हम लोग कहते हैं। ध्यान रखना, तुतिया या कॉपर सल्फेट या नीला थोथा, इसका सूत्र CuSO4 इंटू 5H2O। देखो ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा, इसलिए इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो अगला जो हम लोगों का पार्ट होगा ना, वो होगा धातु और अधातु, और उसको भी 2 से 3 दिन में खत्म कर देना है। यानी अब केमिस्ट्री को 6 से 7 क्लास में अंत करना है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ बस उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो हम लोग अब अगले क्लास में मिलते हैं।